हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे। आज भी अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद अपन आगे का जो टॉपिक है मोलिकुलैरिटी उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब NH3 का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं प्लेटिनम की सरफेस पे और वो रिएक्शन है उसका ऑर्डर दिया हुआ है जीरो ऑर्डर। अब ये पूछ रहा है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वहां पे N2 और H2 बनेंगे, NH3 को डिकम्पोजिशन होगा तो वहां पे रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। अगर K की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे K की वैल्यू दे रखी है और आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। रिएक्शन थी आपकी 2NH3। ठीक है, इसकी सरफेस पे, प्लेटिनम की सरफेस पे बनेंगे क्या, N2 गैस बनेगा प्लस साथ में क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ अपने को बताना है, रेट बताना है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। रेट बताना है अपने को। तो देखो, रिएक्शन को देख के अगर हम रेट लिखें तो मैंने बताया था आपको, रेट लिखने के लिए जो कोफिशिएंट होता है ये वाला, ये कहाँ पे लिख देते हो आप, इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो 1/2 हो गया। ठीक है, आपको पता है NH3 रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लग जाएगा, d/dt, और कौन लगेगा, NH3। d/dt किसका, NH3 का। तो ये तो हो गया आपका रेट किसके रिस्पेक्ट में, NH3 के रिस्पेक्ट में। अगर यही रेट आप N2 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहो तो क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि N2 क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट है। फिर क्या आएगा, N2 की कोफिशिएंट 1 ही है तो कुछ नहीं लगेगा, d/dt, और क्या आएगा यहाँ पे, N2 आएगा। चलो ये भी हो गया। अगर आप यही रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो प्लस लगेगा, d/dt लगेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, H2। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और 3 बन रहे हैं तो जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ऐसे 1/3 d/dt H2, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो अगर मैं रेट लिखना चाहूँ तो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, के। रिएक्टेंट क्या कौन है यहाँ पे, NH3। NH3 इसकी पावर 2 लिखेंगे ना इसके अकॉर्डिंग, नहीं 2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको बोलते हैं, रेट लो में रिएक्टेंट की पावर का एडिशन कितना होना चाहिए, जीरो, तभी जीरो ऑर्डर होगा। रिएक्टेंट आपका एक ही है, इनकी पावर जीरो लगाएंगे तभी तो जीरो आएगा एडिशन इन सब का। एक ही रिएक्टेंट है, एडिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये जीरो, तो ये हो जाएगा इसके लिए रेट लो। तो रेट अगर निकालना मैं चाहूँ, है ना, तो अगर मैं रेट निकालना चाहूँ तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ये आ गई आपके पास में रेट। NH3 की पावर जीरो है, किसी की पावर जीरो होता है तो कितना हो जाता है, 1, तो आपके पास में रेट तो आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन पूछा है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या था, d/dt। रेट इक्वल टू लिख सकता हूँ ना, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो d/dt क्या होगा, N2। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या होगा, 1/3 d/dt, और क्या आ जाएगा, H2। सिंपल है। देखो, अब रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है ना। प्रोडक्शन या फॉर्मेशन एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के टर्म में लिखूं तो ये 1/3 d/dt और H2, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं इसमें से ये 1/3 हटा देता हूं तो d/dt H2 बचता है ना। ये जो बच रहा है ना, ये पूरा इतना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में तो d/dt N2 आएगा।
तो ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कितना था, 1/1 ही था, है ना। अगर यहाँ पे 1/2 होता तो मैं इसको क्या कर देता, हटा देता, लेकिन 1/1 तो 1 ही हुआ, तो इसको हटाओ चाहे नहीं हटाओ एक ही बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका जो d/dt है, इसके पास में जो भी ये 1/2 1/3 जो भी कोफिशिएंट जो डिनोमिनेटर में जाता है, इस टर्म को हटा दो, है ना, इसको हटा दो, तो जो भी बचेगा d/dt H2, d/dt N2, d/dt NH3, ये क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ क्या होता है, हाँ, डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है, रेट ऑफ क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन देखो कैसे निकालेंगे, तो रिस्पेक्ट में किसके निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रेट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्शन इसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, d/dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, यही होगी। ठीक है ना, अब हमें पता है d/dt N2 जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी तो यही है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो क्या है, 1/2 d/d2 NH3 है, और d/dt N2 ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, d/dt N2 यही है रेट ऑफ फॉर्मेशन और यही है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो हमने पहले ही निकाल ली रेट ऑफ रिएक्शन, पीछे निकाल ली, ये निकाला रेट ऑफ रिएक्शन कितना, 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, क्वेश्चन में देखते हैं क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। ये अपन इससे अच्छा चेक ही कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखा था, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने के की वैल्यू निकाली थी, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आएगा, तो यहाँ पे भी सही कर देते हैं, क्वेश्चन में भी ये आएगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन इसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्यों आया, क्योंकि ये क्या होता है, ये रेट ही तो था नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, देख लो रेट हमने लिखा था, रेट नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में d/dt N2 था, और रेट की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 2.5 × 10⁻⁴, मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना, तो और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही नाइट्रोजन के केस में क्या है, वही नाइट्रोजन के केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन है। तो किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, अब फिर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन और प्रोडक्शन, किसके केस में, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन अपने को निकालना है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, d/dt H2 होगा, ये होगा, बट रेट क्या था, रेट ये था ना, रेट इक्वल टू था कितना, 1/3 d/dt H2, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ये था, देख लो 1/3 d/dt H2, है ना। तो रेट है 1/3 d/dt H2, बट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, d/dt H2, तो अपने को क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो देखो रेट की जगह मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, रेट अपन ने निकाली थी, देखो रेट कितनी है 2.5 × 10⁻⁴, रेट की जगह लिखा 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
इक्वल टू कितना 1/3 d/dt(H2). अपने को निकालना क्या है, यही तो निकालना है d/dt(H2), क्योंकि यही क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ये निकालना है अपने को। तो ये 1/3 मैं इधर भेजता हूँ तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू कितना d/dt(H2). ये d/dt(H2) क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपकी क्या आ जाएगी d/dt(H2) आ जाएगी। और d/dt(H2) ही क्या है आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसका H2 का। क्लियर है। तो ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये कोई ज्यादा नहीं था, बस इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है इसलिए अपन ने थोड़ा इसको टाइम लेके कराया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं अपन अब, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलैरिटी, ठीक है। अब ये मोलिकुलैरिटी होता क्या है, इसको हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। तो देखो पढ़ते हैं मोलिकुलैरिटी, ये क्या चीज होती है। देखो मोलिकुलैरिटी क्या है कि जब कोई रिएक्शन होती है, तो आपको पता है कि रिएक्शन होती है तो क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, ठीक है ना। वो एटम्स टकरा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स टकरा सकते हैं, आयन टकरा सकते हैं, ठीक है ना। अब एक साथ कितनी आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करा रहे हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम मोलिकुलैरिटी बोल देते हैं। जैसे देखो मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए और कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो मोलिकुलैरिटी कितनी हो गई 2, क्योंकि दो आपस में टकरा रहे हैं। मान लो 3 टकराते हैं तो मोलिकुलैरिटी कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यहाँ मोलिकुलैरिटी कितनी है, यहाँ 2, यहाँ मोलिकुलैरिटी कितनी है 3, ठीक है। अगर 4 टकराते हैं तो कितनी हो जाएगी 4, बट 4 होती नहीं है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऐसे 4 टकराएंगे मॉलिक्यूल आपस में तो वो आपस में इफेक्टिवली नहीं टकरा पाएंगे, ठीक है। और जब वो आपस में इफेक्टिवली नहीं टकरा पाएंगे तो क्या होगा, तो 4 मॉलिक्यूल जब आपस में टकरा ही नहीं पाएंगे तो मोलिकुलैरिटी 4 हो कैसे सकती है, ठीक है। तो 4 मोलिकुलैरिटी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो मोलिकुलैरिटी देखते हैं 4 हो सकती है या 4 है वो जनरली होती नहीं है। थ्योरेटिकली कभी कभी हो जाए तो किसी क्वेश्चन के अंदर दिख जाए तो आपको दिख जाए, बाकी 3 से ज्यादा मोलिकुलैरिटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो मोलिकुलैरिटी क्या होती है, मोलिकुलैरिटी होती है कि जब रिएक्शन होती है तो कितने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, लिखूंगा द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज अब क्या हो सकती है, वो एटम्स हो सकते हैं, वो आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो आपके आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction is called
इज कॉल्ड मोलिकुलैरिटी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस, है ना, इनको हम रिएक्टिंग स्पीसीज बोलते हैं। टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच मस्ट कोलाइड, यानी उनको क्या होना चाहिए, आपस में कोलिजन करना चाहिए, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोलिकुलैरिटी। तो मतलब सिंपल सा है कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो आपस में कितने रिएक्टेंट के पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोलिकुलैरिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एग्जांपल है NH4 NO2 जो कि क्या बना रहे हैं, N2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें कितने मोलिक्यूल है भाई, ये एक ही अकेला ही तो मोलिक्यूल है, तो एक अकेला मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मोलिकुलैरिटी कितनी होगी, 1, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। सेकंड देखो, सेकंड आपका 2HI जो कि बना रहा है H2 प्लस I2, तो कितने मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका बाइमोलिकुलर रिएक्शन। फिर देखो 2NO गैस प्लस O2 गैस, जो कि क्या बना रहे हैं, 2NO2 गैस। तो यहाँ कितने मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल NO के, एक मोलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का। तो दो मोलिक्यूल जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सॉरी तीन मोलिक्यूल हो गए, दो मोलिक्यूल NO के हो गए, एक मोलिक्यूल किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। तो 2 + 1 कितना, 3। तो जब 3 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कैसी हो गई, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस रिएक्शन में मोलिकुलैरिटी कितनी थी, मोलिकुलैरिटी इक्वल टू 1। यहाँ कितनी है, इस रिएक्शन के अंदर मोलिकुलैरिटी कितनी है तुम्हारा, 2। इस रिएक्शन के अंदर मोलिकुलैरिटी कितनी है, मोलिकुलैरिटी है तुम्हारा 3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, आप रिएक्टेंट के कितने मोलिक्यूल है रिएक्शन के अंदर वो देख लो। देखो ऑर्डर जो होता है ना किसी भी रिएक्शन का, वो आप देख के पता नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे पता लगाएं, देखो वो थ्योरेटिकली पता नहीं चलता, वो चलता है प्रैक्टिकली पता। ठीक है, बट मोलिकुलैरिटी का आपको रिएक्शन देख के पता चल जाता है। देखो एक मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मोलिकुलैरिटी 1 है, 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 है, 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 है। तो मोलिकुलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर क्या था, प्रैक्टिकली, उसका पता प्रैक्टिकली चलता है। ठीक है ना, अब मोलिकुलैरिटी जीरो नहीं हो सकता, बट ऑर्डर तो जीरो हो सकता था ना, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, है ना। क्योंकि अभी हमने जब न्यूमेरिकल किया है तो उस न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा है कि रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर। तो रिएक्शन ऑर्डर कैसा हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, बट मोलिकुलैरिटी ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5। 2.5 मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो मोलिक्यूल तो पूरे आपस में टकरा रहे हैं और एक मोलिक्यूल आधा टकरा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या, मोलिक्यूल आधा टकराए, ठीक है ना। इसलिए मोलिकुलैरिटी है वो आपकी क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो आपकी मोलिकुलैरिटी कैसी हो सकती है, 1 2 3 ऐसे ही हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरा कि मोर देन 3 भी नहीं हो सकती। मोर देन 3 क्यों नहीं हो सकती, मोर देन 3 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 3 से ज्यादा मोलिक्यूल आपस में इफेक्टिवली टकरा ही नहीं सकते, और जब टकरा ही नहीं सकते तो टकराने वालों को ही तो हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। जब टकरा ही नहीं रहे तो मोलिकुलैरिटी होगी कैसे 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, मोलिकुलैरिटी को बता सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल अपन ने देखा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये वाली कैसी होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये है आपका क्या, एस्टर, ठीक है ना। इसको एथिल एथेनोएट बोलते हैं ना, इस एस्टर का नाम है। H2O हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया ऑर्गेनिक में, है ना, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और क्या बनता है साथ में, C2H5OH, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मोलिकुलैरिटी कितनी है, मोलिकुलैरिटी मोलिकुलैरिटी कितनी है, मोलिकुलैरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पता चल जाएगा। देखो एक मोलिक्यूल इसका पार्टिसिपेट कर रहा है,
एक मॉलिक्यूल वाटर का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितने हो गए 2। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितनी है 2, इसलिए मोलिकुलरिटी हो गई 2, बट ऑर्डर कितना होता था, ऑर्डर होता था 1। ये एग्जांपल हम पीछे कर चुके हैं। तो ऑर्डर को तो हम रिएक्शन देख के पता नहीं लगा सकते, रिएक्शन देख के पता लगाएंगे तो अपने को तो 2 दिखेगी, बट ऑर्डर क्या होता है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ऑर्डर इसके लिए 1 है, हमने पीछे पढ़ा। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर की अगर हम बात करूं, तो ये रिएक्शन में भी मोलिकुलरिटी कितनी थी, मोलिकुलरिटी 2 थी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फिफ्थ में हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर नहीं लिख रहा हूं, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक और लिख लेते हैं एग्जांपल, 2NH3 चेंज होके क्या बना रहा है, N2 प्लस 3H2। इस रिएक्शन में देखो कितने मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, 2, इसलिए मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मोलिकुलरिटी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बातें नहीं थी। ठीक है ना। अब क्या होता है कि कई रिएक्शंस ऐसी होती है ना, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है ना, जैसे मान लो उस रिएक्शन को मैं नाम दे देता हूं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है ना, वो रिएक्शंस जो क्या होती है, मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मैं लिख सकता हूं दोज रिएक्शंस which completed in more than वन स्टेप। तो एक से ज्यादा स्टेप में जो कंप्लीट होती है उनको मैं कौन सी रिएक्शन बोलता हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे मान लो मेरे पास में एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं क्या, 2H2O2। ठीक है, इसकी आपने I माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, क्या बना 2H2O प्लस O2। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ये होती कैसे, देखो फर्स्ट तो रिएक्शन में क्या होता है, H2O2 का एक मॉलिक्यूल है, वो I माइनस से रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है किसका, फॉर्मेशन करता है किसका, H2O प्लस IO नेगेटिव का। ठीक है ना, ये IO नेगेटिव क्या है, ये यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। तो H2O2 प्लस I माइनस, ये कैसा स्टेप है, ये जो स्टेप है ना, ये धीमा होता है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ स्लो स्टेप। क्या बोलता हूँ, स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप है उसी से रेट का डिटर्मिनेशन होता है, इसलिए स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है ना, रेट डिटरमाइन कैसे होता है, जैसे मान लो आपके पास में ये कोई रिएक्शन है ना, चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे मान लो ये कोई टीम है, इनका रिले रेस हो रहा है। ठीक है, ये आपकी टीम ए है, क्या है, टीम ए। ये टीम बी है, इसमें ये तीन क्या है, तीन आपके प्लेयर्स है। ठीक है ना, ये आपकी टीम बी है। और ये मान लेते हैं आपकी क्या है, टीम सी है, टीम सी है। मान लो ये दोनों क्या करते हैं, यहां से यहां तक इनको क्या करना है, रनिंग करना है, इधर से इधर इन तीनों को। तो पहले क्या होगा, ये रन करेगा, फिर ये रन करेगा, फिर ये रन करेगा। तो इस टीम ए के अंदर जीतने के जो चांसेस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, है ना, मतलब किसकी वजह से हारेंगे या किसकी वजह से जीतेंगे, तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो क्या भागता है, स्लो भागता है। ये मान लो 3 मेंबर थे, एक बहुत मोटा सा है ना, जिसका वेट बहुत ज्यादा है, तो इससे धीमा भागा जाएगा, ये स्लो भागेगा। तो जब ये स्लो भागेगा तो इसी पे तो डिपेंड करेगा ना, टीम जीतेगी या हारेगी। तो जो रेट होती है, ऐसे ही रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्शंस में यही होता है ना, कि मान लो एक से ज्यादा स्टेप है, तो एक से ज्यादा स्टेप में वो वाला स्टेप पे रेट डिपेंड करती है जो कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है ना, तो टीम बी के अंदर रेट जीतना हारना किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। अगर ये तेज दौड़ गया, है ना, रनिंग तेज कर गया तो जीत जाएंगे, अगर ये बहुत स्लो हो गया तो हार जाएंगे, तो इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। तो एक से ज्यादा अगर आपके पास में रिएक्शन में स्टेप होते हैं, तो जो स्टेप स्लो होता है उसी पे डिपेंड करता है रेट कितनी होगी। अब इस टीम सी के अंदर इस पे डिपेंड करता है कि ये कितना फास्ट भागता है, कितना स्लो भागता है ना। तो कुल मिलाकर ये एग्जाम्पल था अपना
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को समझने के लिए। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कौन से स्टेप को बोलते हैं? जो स्टेप कैसा होता है? स्लो। मतलब किसी भी रिएक्शन की रेट कौन डिसाइड करेगा? जो स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। तो आपकी रिएक्शन थी ये वाली, है ना, ये आपकी रिएक्शन थी 2H2O2 चेंज होके बना रहे हैं 2H2O प्लस O2। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? H2O2 प्लस I माइनस चेंज होके क्या बना रहे हैं? H2O और I माइनस। ये स्टेप धीमा होता है, स्लो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लो स्टेप, या फिर अब रेट इसी पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है कि आपके पास में जो H2O2 है, दो मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल यहाँ काम में आ गया, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल और है, देखो यहाँ दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं ना, ठीक है ना। तो H2O2 जो I माइनस बना था, देखो ये वाला, इस I माइनस के साथ में क्या करेगा? रिएक्शन देगा, IO माइनस, इसके साथ में क्या देगा? रिएक्शन देगा। ये स्टेप कैसा होता है? फास्ट होता है। जब रिएक्शन देगा तो क्या बनने वाला है? तो बनने वाला है H2O प्लस, साथ में बनेगा O2 प्लस, साथ में क्या बनेगा? I माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम मोलिकुलरिटी देखेंगे, है ना, तो मोलिकुलरिटी कितनी है? 2 है, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे आपको क्या देखना है? ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर किस वजह से देखेंगे, मतलब किस से देखेंगे? स्लो स्टेप से देखेंगे। तो स्लो स्टेप के अंदर रेट आप लिखना चाहो तो रेट लिखोगे स्लो स्टेप से, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है ना उनके। तो रिएक्टेंट कौन है? H2O2। दूसरा कौन है? I माइनस, ठीक है। इन दोनों की पावर कितनी है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो इनके पावर जो कोफिशिएंट था उनके 1 कर दो पावर्स। तो यहाँ पे रेट, रेट किसको बोलते हैं? ये वाली वैल्यू होगी x की, ये वाली वैल्यू होगी y की, ठीक है। रेट सॉरी ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? n, n को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। n इक्वल टू क्या होता है? x प्लस वाई होता है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, तो n इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2। तो ऑर्डर कितना है तुम्हारा? ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। तो बात ये सा है कि अगर आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आप ऑर्डर का डिसाइडेशन किससे करोगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से करोगे। किससे करोगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मोलिकुलरिटी तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आप क्या देख लोगे? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो देख लोगे, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका किससे रिलेटेड चीजें? ये था आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। मोलिकुलरिटी तो कुछ नहीं है, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐड कर दो, तुम्हारी मोलिकुलरिटी है, ठीक है। और अगर रेट लो नहीं दिया हुआ होता है, जैसे मान लो आपके पास में ये कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 चेंज होके क्या बना रहा है? 2NH3। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं दे रखा है, रेट लिखना है। तो रेट क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी N2 की कॉन्सेंट्रेशन के और H2 की कॉन्सेंट्रेशन के। N2 का कोफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, H2 का कोफिशिएंट कितना है? 3 है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1, तो कितना हो गया? 4, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर कुछ नहीं बोल रखा है, थ्योरेटिकल बिल्कुल ऐसा ही बोल रखा है और कुछ स्लो स्टेप वगैरह भी नहीं दे रखे हैं, तो आप सीधा ही क्या करोगे? रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट है उनको ऊपर पहुंचा देना और ऊपर उनकी पावर्स को क्या कर देना? ऐड कर देना। तुम्हें क्या मिल जाएगा? ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताया हुआ है कि ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब मोर देन वन स्टेप में होने वाला है, तब आप क्या करोगे? स्लो स्टेप से क्या लिखोगे? उसका रेट लिखोगे, ठीक है ना। जैसे इस यहाँ पे स्लो स्टेप से मैं रेट लिखना चाहूँ, यहाँ पे स्लो स्टेप से रेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, रेट इस वाले आप स्टेप से लिखेंगे तो जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? H2O2 की पावर 1, क्योंकि H2O2 का कोफिशिएंट 1 है और I का कोफिशिएंट कितना? 1। तो रेट कितनी आएगी? सॉरी ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो स्लो स्टेप से लिखना है अपने को रेट। चलो, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। उससे पहले दो तीन चीजें हैं जो अपने को याद रखना क्या है? जरूरी है। अब वो चीजें क्या है भाई? देखो वो चीजें सिंपल सी है, वो चीजें रहने वाली है आपकी। फर्स्ट तो ये है कि जैसे आपको ये याद रखना है, क्या चीज याद रखना है? ये याद रखना है कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो इसका, इसका,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, हाँ डी आर का इंटीग्रेशन होगा आपका आर, ठीक है। ये डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी, ठीक है। ये डी आर अपॉन डी टी, इसका डी आर अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एल एन आर। अब हमें इसको प्रूव नहीं करना है ये कैसे आया, ये मैथ्स की चीजें हैं, अपने को क्या करना है यूज करना है। तो इन तीनों चीजों को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगर डी आर का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आएगा आर, डी टी का कर रहे हो तो क्या आता है टी, डी आर अपॉन आर का करते हो तो क्या आता है एल एन आर आता है। और एक चीज और, एल एन को आप क्या लिख सकते हो, एल एन इक्वल लिख सकते हो 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हो, ठीक है ना। एल एन किसको बोलते हैं, लॉग बेस ई बोल दो चाहे क्या बोल दो, एल एन बोल दो, एक ही बात है। और एल एन की वैल्यू किसके इक्वल है 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीज थी। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या चीज आ गई भाई, कुछ नहीं, एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो देखते हैं। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये क्या होता है, देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनकी जो रेट होती है ना, वो रिएक्टेंट की जीरो पावर के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। कैसे, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, द रिएक्शन whose rate does not depends on concentration of reactant, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कैसे, जैसे आपके पास में रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ए टी इक्वल टू जीरो अगर मैं बोलूं, टी इक्वल टू जीरो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो रिएक्टेंट है आर वो किसके इक्वल होगा, आर नोट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आर नोट। एट टी इक्वल टू टी टाइम, मतलब थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन हो गई उस टाइम जो रिएक्टेंट होगा वो कितना होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी आर के इक्वल। तो रेट अगर मैं बोलना चाहूँ तो रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो डी आर अपॉन डी टी ये क्या होता है, रिएक्टेंट के रिएक्टेंट के लिए आपका क्या है रेट है, और रिएक्टेंट है इसके लिए साइन क्या लगेगा माइनस का लगेगा, ठीक है ना। और एक बात बताओ मेरे को, रेट क्या होता है, रेट किसको बोलते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसके जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है पावर में। तो यहाँ लिख देते हैं एन, क्योंकि पावर का एडिशन क्या होता है ऑर्डर होता है। तो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेट इक्वल टू क्या लिखूंगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की पावर कितनी आएगी जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो एन इक्वल टू कितना जीरो, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ फॉर जीरो ऑर्डर, एन इक्वल टू कितना, एन इक्वल टू जीरो। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के, आर की पावर कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलो रेट को क्या लिखा, देखो रेट को अभी मैंने लिखा माइनस डी आर अपॉन डी टी है ना, तो हो गया माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, किसी की पावर जीरो क्या होती है वन होती है, ठीक है। फिर देखो मैंने लिखा माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस डी आर
इक्वल टू के डी टी, डी टी उधर चला गया ऊपर की तरफ, के डी टी। ठीक है, अगर मैं दोनों का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर का इंटीग्रेशन करा इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो ये कांस्टेंट को इधर लिखा, इंटीग्रेशन अब किसका करेंगे, डी टी का करेंगे। ठीक है ना, तो डी आर का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था आपको, ये लिखना है, क्या लिखना है, आर लिखना है। डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर होगा। तो डी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर, माइनस का साइन पहले से था, तो ये क्या हो गया, माइनस आर इक्वल टू के का तो वैसे ही पड़ा है। ठीक है, और जो डी टी है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, पीछे लिखा था, प्लस साथ में क्या लगाना है, एक कांस्टेंट लगाना होता है। ठीक है ना, ये हो गया। अगर मैं टी इक्वल टू जीरो लेता हूँ, टी इक्वल टू जीरो लेता हूँ, तो मैंने उस टाइम लिखा था आर रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, आर नोड के इक्वल होगा। ठीक है ना, पीछे मैंने लिख रखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, ये आर है ना, यही तो है आर। आर की जगह क्या लिखूंगा, टी इक्वल टू जीरो पे होगा तो आर की जगह लिखूंगा आर नोड, क्या लिखूंगा, आर नोड, माइनस का साइन पहले से है, आर नोड इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा के, टी इक्वल टू जीरो है, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ सारा, टी इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो टी इक्वल टू जब जीरो है तो मैं टी की जगह क्या लिखूंगा, जीरो, तो के इंटू जीरो। ठीक है, प्लस क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा। ठीक है ना, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर नोड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आर नोड। चलो ये भी हो गया। अब यहां देखो, ये वाला जो है मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां देखो माइनस आर इक्वल टू के इंटू टी, टी की वैल्यू तो जीरो है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस आर नोट, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस आर नोट, ये हो गया आपका माइनस आर नोट। चलो, तो क्या रह जाएगा भाई, ये रह जाएगा आपका, टी की वैल्यू यहाँ रखते नहीं, एक बार टी रख देते हैं, एक बार के टी माइनस आर नोट, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू, ये आर नोट इधर आएगा। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, आर नोड प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस आर तो पहले से ही पड़ा है, तो माइनस आर लिख देते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा आर नोड माइनस आर, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टी। तो ये क्या है, के की क्या है, वैल्यू है आर नोड माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे आर नोड क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। आर नोड क्या है आपका, आर नोड है इनिशियल concentration of reactant at t equal to 0, और R क्या है आपका, R है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। ठीक है, ये k की वैल्यू थी। तो इस तरीके से अपने को क्या निकालना था, रेट कांस्टेंट के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना था। ठीक है, इसको हम एक बार वापस देखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर को मैंने क्या करा, आर चेंज होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब आर चेंज होके प्रोडक्ट बना रहा है, तो आर इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो पे आर को मैंने ले लिया आर नोट के इक्वल, और टी इक्वल टू टी पे आर को ले लिया मैंने, टी पर आर की कॉन्सेंट्रेशन ले लिया अपन ने आर के इक्वल। अब रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है, आर की टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आर की टर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा, इस आर की टर्म में लिखूंगा तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये हमने रेट लिखना सीखा था। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये आ गया। तो जो रेट होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन, ये होता है, ये हमने देखा था अभी।
अब है रेट। रेट क्या होगा, कौन ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा के, और आर की पावर कितनी आ जाएगी, आर की पावर आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो रेट की जगह मैंने लिख दिया माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो जब आपने रेट की जगह माइनस डी आर अपॉन डी टी लिख दिया तो के इस आर नोड की कितनी हो जाएगी, इस आर नोड की जगह कितना आ जाएगा, आर नोड की जगह आ जाएगा 1। ठीक है, फिर माइनस डी आर अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ के इक्वल हो गया। फिर डी टी को मैंने भेज दिया इधर, तो ये हो गया माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस डी आर का माइनस को रख दिया वहीं पे, डी आर का इंटीग्रेशन करा किसके इक्वल हो गया आर के डी टी का इंटीग्रेशन किया, तो के डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो के आ जाएगा बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, साथ में प्लस लगा के सी लिखना होता है कांस्टेंट। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे आर किसके इक्वल है, आर नोड के इक्वल है ना। तो आर की जगह मैंने लिख दिया आर नोड इक्वल टू के इंटू टी की जगह कितना लिख दिया 0 प्लस सी, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आर नोड हो जाएगा। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आर नोड, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो गया 0। अब मैंने क्या करा, ये वाली जो है ना इसके अंदर वैल्यूज रख दी, माइनस आर इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है, के इंटू टी इसमें रख देते हैं ना, के इंटू टी। फिर क्या करा मैंने, माइनस आर इक्वल टू के इंटू टी, माइनस क्या लगाया मैंने, माइनस लगाया मैंने प्लस सी की वैल्यू रखी माइनस आर नोट। ठीक है ना, तो मैंने आर नोट रखी प्लस सी की वैल्यू, तो होगी तुम्हारी माइनस आर नोड। और फिर देखो के टी इक्वल टू, ये आर नोड उधर जाता है तो प्लस का हो गया माइनस आर, के इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नोड माइनस आर अपॉन क्या हो जाएगा टी। तो ये रेट कांस्टेंट का क्या आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इतना सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अपन ने देख लिया। अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को निकालना है हाफ लाइफ, है ना। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ फॉर इसके लिए जीरो ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ अगर मैं देखूं, है ना, तो ये क्या होता है हाफ लाइफ, देखो कि वो वाला टाइम जब आपका रिएक्टेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। ठीक है ना, तो उसी को मैं क्या बोल देता हूं हाफ लाइफ। जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल थे किसी के, ठीक है, अब वो क्या हुआ 15 मिनट के बाद में कितने रह गए 50। मान लो पहले रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल थे, 15 मिनट के बाद में कितने रह गए 50 रह गए। तो जब 15 मिनट के बाद में ये 50 रह गए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 15 मिनट को क्या बोलूंगा, 15 मिनट को बोलूंगा मैं उसका हाफ लाइफ है। ये क्या है हाफ लाइफ। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है द टाइम एट विच द टाइम द टाइम at which concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration is called half life। ठीक है, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, है ना, हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं किससे, टी हाफ से। किससे, टी हाफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने पीछे पढ़ा था, रिएक्शन थी अपने पास में, आर चेंज होके बना रहा है पी। ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के लिए अपन ने के की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, के इक्वल टू निकाला था आर नोड माइनस आर अपॉन टी निकाला था। ठीक है, टी हाफ पे क्या होता है, टी हाफ पे जो आर नोड है, आर नोड क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी आर नोड अपॉन 2, आधी रह जाएगी, उसी को तो हाफ लाइफ बोलते हैं। तो आर नोड अपॉन 2, अगर आप आर लेके चलते हो, शुरुआत में देखो इस रिएक्शन में हम आर लेके चले,
रिएक्टेंट को, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, आर नॉट अपॉन टू रह जाएगी। तो आर की जगह अपने को आर नॉट अपॉन टू पुट करना है, बेसिकली बात ये है। तो टी हाफ उसको क्या बोल देंगे, टी हाफ बोल देंगे। तो टी हाफ इक्वल टू क्या बोल देंगे, आर नोड माइनस आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर की जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ टाइम के लिए निकालना है, तो आर नोड अपॉन टू, तो माइनस क्या हो जाएगा, आर नोड अपॉन टू डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, के। क्यों, मैंने के को इधर भेज दिया, टी को ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टी की जगह कितना रखूंगा, टी हाफ रखूंगा। ठीक है, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नोड माइनस आर नोड अपॉन टू बाई के। तो मेरे को एक बात बताओ, टी हाफ इक्वल टू आर नोड में से आर नोड बाई टू माइनस करूंगा तो कितना आएगा, आर नोड बाई टू ही आएगा। क्या आएगा, आर नोड बाई टू के आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है टी हाफ की। तो टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। ठीक है ना, तो हाफ लाइफ कितना है, आर नोड अपॉन टू के। ठीक है, सो ये क्या बात बोलता है, ये बोलता है कि जो टी हाफ है वो आर नोड की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नोड के। आर नोड को क्या बोलेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ होती है। तो मैं बोल सकता हूँ टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ तो द हाफ लाइफ ऑफ zero order reaction, zero order reaction is directly proportional to its initial concentration of reactant। ठीक है, तो ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, टी हाफ है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हाफ लाइफ और किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सेकंड के लिए नहीं कर रहे हैं। तो द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हम आर वर्सेस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो हेडिंग डालते हैं अपन अपना, ग्राफ बिटवीन concentration of R वर्सेस टाइम t। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पीछे हमने ये लिखा था माइनस आर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के टी माइनस आर नोट, ये हमने पीछे लिखा था। तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे टर्म को, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसको मैंने माइनस से करा तो ये क्या हो गया, प्लस। फिर इसको मैंने माइनस से करा तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के टी। और ये कितना हो जाएगा, आगे वाले को मैंने माइनस से करा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आर नोट। ठीक है, इस इक्वेशन को पूरी को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस आर नोट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं कंपैरिजन करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, तो अगर r को मैं इस r की कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको मैं किस में लेता हूँ, y एक्सिस पे लेता हूँ। ठीक है, y एक्सिस पे लेता हूँ, t को मैं x एक्सिस पे लेता हूँ। और तो अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूँ तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। x एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो, ये आपका x एक्सिस, सॉरी ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। y एक्सिस पे ले रहे हो आप r, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। इधर लेते हो आप टाइम t। ठीक है ना, टाइम ले रहे हो कितना, ये t को इस पे ले रहे हो आप। ठीक है, तो जब आप ऐसे लोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है
ये जो आपके पास में इक्वेशन है ये होती है, अ, मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल लाइन बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या होती है, उसके लिए अ, आपकी इक्वेशन होती है, तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये माइनस के क्या है, ये क्या होता है इसका, ये माइनस के क्या है, ये एम के इक्वल है। एम क्या होता है, एम होता है स्लोप, क्या होता है, स्लोप, ठीक है ना। तो ये कैस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब लाइन कैसे आएगी, लाइन आएगी ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है ना। अगर ये कैसा होता, ये के वैल्यू प्लस में होती तो ग्राफ ऐसे आता, ऊपर की तरफ लाइन आती, मतलब इसका स्लोप कैसा होता, पॉजिटिव। अभी स्लोप नेगेटिव है, इसलिए लाइन किसकी तरफ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे स्लोप की बात करें तो स्लोप किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है, क्योंकि एम एम ही तो स्लोप होता है, और एम किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। तो हमने इस पूरे इक्वेशन को किससे कंपेयर किया है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से किया है, ठीक है। तो देखो यह क्या आपका स्लोप, इंटरसेप्ट जो होता है वो सी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, और वो किसके इक्वल है, आर नोड के। और इस ग्राफ के अंदर इंटरसेप्ट क्या होता है, ये होता है इंटरसेप्ट, ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट है, क्या है, इंटरसेप्ट। और ये जो इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल है, वो है आर नोड के इक्वल, किसके इक्वल है, आर नोड के इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट प्लेटिनम सरफेस, जीरो ऑर्डर का आपका क्या है, रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ फोस्फीन एट सरफेस ऑफ मोलिब्डेनम, ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ओवर द सरफेस ऑफ गोल्ड, ये भी किसका है, जीरो ऑर्डर का है। तो आज अपन ने किसको पढ़ा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी चीजें नहीं थी, आप इसको, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपल होगा आपके लिए। अगर बायो के स्टूडेंट हो तो इसको एक दो बार थोड़ा देख लेना, रिवाइज वापस कर लेना, कैसे डेरिवेशन करा है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है, डेरिवेशन तो वैसे भी एग्जाम के अंदर आपसे बोर्ड में आरबीएससी में तो पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया, ग्राफ कैसे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो अपन क्या कर सकते हैं, इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन थी, ग्राफ बनाना किसके बीच में, आर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और टी के बीच में, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्यों, इक्वेशन थी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के टी माइनस आर नोड, और इस लाइन को अपन ने इसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोड, और इसको अपन ने कंपेयर कर लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो ये आ गया आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर को इधर ले लिया वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे किसको ले लिया, टी को ले लिया। ये माइनस के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, तो इधर नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो ये माइनस के क्या है, नेगेटिव है, इसलिए स्लोप नेगेटिव इस तरीके से आ गया। और सी क्या, इंटरसेप्ट, ये सी, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। और अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो आप विश्लेषण एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसका टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहां जाके जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं सारे के सारे जो मैंने पढ़ाते टाइम नोट्स लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये हैंड रिटन आपको कहाँ मिल जाएंगे, विश्लेषण एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है वहां मिल जाएंगे, तो वहां आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, और प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ठीक है, लाइक कर दिया करें, कुछ नहीं होता है। आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप आप बने होते हैं आपके, तो उनमें शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।